Hello everyone and welcome to Dr. Saurik's class again. Today we will discuss about Kent's 12th observation and our discussion will be in a mixed language of Hindi and English ताकि हम लोगों का सारे स्टूडेंट्स जो है इसको समझ पाए। और आप लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि इस लेक्चर को आप सबसे अच्छा होगा जो स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम गोइंग है तो वो आपका जो भी केंट्स फिलोसफी है, लेक्चर्स ऑन होम्योपैथिक फिलोसफी बाय डॉक्टर जेम्स टायलर केंट, ये किताब खोल के बैठिए और ये लेक्चर के साथ साथ इस बुक को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं कि देखिए ये जो चैप्टर है जिसको हम लोग कॉमनली केंट्स 12 ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, ये केंट्स 12 ऑब्जर्वेशन है चैप्टर नंबर 35 और इस चैप्टर का नाम है प्रोग्नोसिस आफ्टर ऑब्जर्विंग द एक्शन ऑफ द रेमेडी। केंट्स 12 ऑब्जर्वेशन हम लोग कॉमनली इसको बोलते हैं क्योंकि इसका चैप्टर का टाइटल देख सकते हैं कि प्रोग्नोसिस आफ्टर ऑब्जर्विंग द एक्शन ऑफ द रेमेडी, मतलब आपके पास पेशेंट आया और आपने कोई मेडिसिन रेमेडी दिया और रेमेडी देने के बाद जब पेशेंट दोबारा आपके पास आते हैं तो उसमें क्या आपका ट्रीटमेंट का किस टाइप का प्रोग्रेस हुआ है ये आप समझ पाते हैं। और डॉक्टर केंट ने इसको 12 टाइप का ऑब्जर्वेशन उन्होंने बताया कि ऐसे 12 टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस वी कैन गेट फ्रॉम द पेशेंट और इससे आपको पता चल जाएगा कि किस कंडीशन में आपका ट्रीटमेंट है, डिजीज़ पेशेंट में किस कंडीशन में है और इसके बाद आपको करना क्या है उसमें। तो जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे हम लोग ऐसा करेंगे कि इसको ना बहुत आसानी से समझने के लिए एक चीज़ आप शुरू से समझ लो। एक है कि जैसे हम ऑब्जर्वेशंस को पढ़ेंगे, ऑब्जर्वेशन 1, ऑब्जर्वेशन 2, 3, 4 ऐसे करके 12 तक, तो उसमें हमको ये देखना है कि ऑब्जर्वेशन में क्या आ रहा है, मतलब पेशेंट में क्या स्थिति है ये देखेंगे। उसको देखने के बाद हम लोग ये समझेंगे कि उसका इन्फरेंस क्या है, मतलब उसमें हमने सही किया या गलत किया था। मतलब आपने जब शुरू मतलब पेशेंट को जैसे आप मेडिसिन दिए थे उस वक्त जो आपका मेडिसिन जो है ये आपने सही मेडिसिन दिया या गलत मेडिसिन दिया, उस ऑब्जर्वेशन से आपको पता चलेगा। और इसके बाद जो है कि हमको ये सोचना होगा कि अभी हमको करना क्या है। तो नेचुरली जब हम क्लिनिक में बैठते हैं तो उस समय में यही होता है कि हमने कोई मेडिसिन दिया है, वो मेडिसिन पेशेंट जब दोबारा आते हैं हमको ये समझ में आता है कि हमने सही मेडिसिन दिया, गलत मेडिसिन दी, आगे क्या करना है। तो यही चीज़ को हम लोग थोड़ा सा तरीके से ठीक ठाक से पढ़ेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले ये एक बात है कि प्रेस्क्रिप्शन, देखो इसमें ये लिखा है कि आफ्टर अ प्रेस्क्रिप्शन हैज मेड इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस इन कॉन्सिक्वेंस टू द प्रेस्क्रिप्शन। मतलब एक प्रेस्क्रिप्शन मतलब करने के बाद जो है इसके क्या कॉन्सिक्वेंस है, क्या हो रहा है, ये देखना जरूरी है। नॉट बीइंग कन्वर्जेंट एज टू व्हाट मे हैपन विल रिजल्ट इन रॉन्ग प्रेस्क्रिप्शन। तो अगर हम लोग को इसको सही तरीके से समझ में नहीं आएगा तो आगे का भी हम लोग और भी गलत प्रेस्क्रिप्शन कर लेंगे। If the homeopathic physician is not an accurate observer, his observation will be indefinite। तो हम लोग को जो है ना ऑब्जर्वेशन भी बहुत सही तरीके से करना होगा और ये ऑब्जर्वेशंस में हमको ये देखना होगा कि एग्जैक्ट कंडीशन क्या है, तभी जाके हम आगे आगे का ट्रीटमेंट बढ़ा पाएंगे। ये जो मैंने स्लाइड में लिखा है इट इज़ फ्रॉम द लेक्चर्स ऑफ होम्योपैथिक ऑन होम्योपैथिक मैथमेटिक्स बाय होम्योपैथिक फिलोसफी बाय डॉक्टर केंट। और ये देखो ये सबसे पहले का पेज है जिसमें ये लिखा है आफ्टर प्रिस्क्रिप्शन हैज बीन मेड द फिजिशियन कमेंसेस टू मेक ऑब्जर्वेशन। तो प्रिस्क्रिप्शन करने के बाद फिजिशियन ऑब्जर्वेशन करते हैं। द होल फ्यूचर ऑफ द पेशेंट में डिपेंड अपॉन द कंक्लूशंस दैट द फिजिशियंस अराइव्स एज फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशंस, for his action depends very much on his observations and upon his action depends on the good of the patient। तो हम लोग जो देखेंगे एज ए फिजिशियन, हम लोग जो देखेंगे उस पेशेंट में और उसके बाद जो है कि अकॉर्डिंग टू आवर ऑब्जर्वेशन हम जिस तरीके से उसको मेडिसिन देंगे, जो भी मेडिसिन देंगे उससे पूरा उस पेशेंट का लाइफ या उसका टोटल शारीरिक जो बीमारी का जो कंडीशन है क्योर होंगे कि नहीं होंगे, ये इसके ऊपर डिपेंड होता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जब हम कोई भी पेशेंट को दोबारा देखते हैं तो व्हेन द पेशेंट कम्स आफ्टर गिविंग द मेडिसिन क्या मिलेगा, या तो एग्रेवेशन मिलेगा या तो एम्यूलेशन मिलेगा।
या तो जो कंडीशन है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अगर ऐसा है, आप एक कॉमन सेंस से पहले एक बार सोचिए कि आपका मेडिसिन देने के बाद पेशेंट आते हैं तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं, इसका मतलब था मेडिसिन डिडंट एक्ट, तो उसमें जो है कि आपको फिर दोबारा से शुरू से देखना पड़ेगा। अदर देन दैट एग्रीवेशंस हो सकता है या एम्बुलेशन हो सकता है। तो एग्रीवेशन जो है, डॉक्टर केंट ने ये कहा कि आपको अगर एग्रीवेशन मिलेगा, मतलब आपने मेडिसिन दिया उसके बाद जो है जो कंडीशन है ये बढ़ गया ये दो टाइप का एग्रीवेशन डॉक्टर केंट ने बताया, ठीक है। तो दो टाइप का एग्रीवेशन क्या है, एक तो डिजीज एग्रीवेशन और एक तो एग्रीवेशन ऑफ द सिम्टम्स। सो एग्रीवेशन एंड एम्बुलेशन जो है कि इफ यू सी इन दिस part we see that among the common thing that remedies do is to aggravate or ameliorate. The aggravations is of two kind, as we may have an aggravations which an aggravation of the disease in which the patient is growing worse, or we may have an aggravation of the symptoms in which the patient is growing better. Now what is this aggravation of disease, aggravation of symptom? सिंपल सी बात है, आपने मेडिसिन दिया, मेडिसिन ने कोई काम नहीं किया ठीक से और डिजीज बढ़ता गया दिस इज डिजीज एग्रीवेशन। तो उसमें जो है कि जो सिम्टम है आगे और बढ़ता जाएगा और कोई नया सिम्टम डिजीज का भी उसके साथ ऐड होता जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड डिजीज एग्रीवेशन। ओके, अनदर थिंग इज दैट द एग्रीवेशन ऑफ द सिम्टम, जो डॉक्टर केंट ने कहा, दिस इज द व्हाट वी कॉल द होम्योपैथिक एग्रीवेशन। उसमें क्या होता है कि आपने मेडिसिन दिया, मेडिसिन देने के बाद जो सिम्टम था वही थोड़ा सा बढ़ गया, कोई नया सिम्टम नहीं आया। ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने सिमिलर एंड स्ट्रॉन्गर मेडिसिन दिया, और क्योंकि वो सिमिलर मेडिसिन है, वो जो सिम्टम्स था वही थोड़ी देर के लिए बढ़ेगा ड्यू टू द प्राइमरी एक्शन ऑफ द मेडिसिन। उसके बाद जो है कि ये धीरे धीरे ड्यू टू द सेकेंडरी एक्शन फिर से ये कम होता जाएगा और पेशेंट क्योर होगा। ये लिखा है आपका एफोरिज्म नंबर 157 से 161 तक, ये ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में है। और इससे हमको ये पता चलेगा कि हम लोग जो मेडिसिन दिया है वो बिल्कुल सिमिलर मेडिसिन है और ये हमारे सही प्रेस्क्रिप्शन है, एंड दिस इज कॉल्ड द होम्योपैथिक एग्रीवेशन। इसके अलावा जो इस चैप्टर में नहीं है, इसके बारे में भी मैं बता दूं, एक होता है मेडिसिनल एग्रीवेशन। अगर हमने मेडिसिन गलत दिया तो उस जगह में मेडिसिन का कोई सिम्टम या कोई न्यू सिम्टम आ सकता है उस पेशेंट में, जो विच इंडिकेट्स दैट वी हैव गिवन अ रॉन्ग मेडिसिन, तो उस जगह में होम्योपैथिक एग्रीवेशन नहीं होगा, मेडिसिनल एग्रीवेशन होगा। इसको कहते हैं मेडिसिनल एग्रीवेशन। कुल मिला के एग्रीवेशन तीन टाइप के होते हैं, होम्योपैथिक एग्रीवेशन, डिजीज एग्रीवेशन है, मेडिसिनल एग्रीवेशन। इस तीन एग्रीवेशन में से इधर जो है केंट का फिलोसफी में इधर इस पैराग्राफ में दो एग्रीवेशन के बारे में लिखा है, इसको ध्यान रखना कि एक तो एग्रीवेशन ऑफ द डिजीज एंड दूसरा है एग्रीवेशन ऑफ द सिम्टम। तो इस एग्रीवेशन के अकॉर्डिंगली हम लोग ये समझ सकते हैं कि कई बार ऐसा भी होता है कि द पेशेंट इज टेलिंग दैट आई एम फीलिंग बेटर, और कई बार ऐसा होता है आई एम नॉट फीलिंग बेटर। यू हैव टू ऑब्जर्व द सिम्टम प्रॉपरली कि कहाँ पे एक्चुअली एग्रीवेशन हो रहा है, उस हिसाब से जो है कि हम लोग नेक्स्ट प्रेस्क्रिप्शन को बहुत सही तरीके से कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द ऑब्जर्वेशन, तो पहला जो 2-3 पेजेस है इसमें हम लोगों को फ्रॉम द केंट्स फिलोसफी हम लोग ये देख सकते हैं कि डॉक्टर केन ने कहा कि हमारा ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डॉक्टर केन ने ये कहा कि दो टाइप का एग्रीवेशन आपको मिल सकता है और या तो एमुलेशन मिल सकते हैं। ना कमिंग टू द ऑब्जर्वेशन, तो हम लोग अब देखेंगे कि कैसे ऑब्जर्वेशन हमको मिल सकता है, किस टाइप का कंडीशन हमको मिल सकता है। इसमें ये शुरू करने से पहले एक चीज़ और बता दूं कि एक कॉमन सेंस का अप्लाई आप लोग करिएगा कि ये जो ऑब्जर्वेशंस है, इस ऑब्जर्वेशन का एंड में, मतलब जो शुरू में है, तो शुरू में जो भी हो रहा है, अगर एंड में कुछ एब्लिरेशन है तो आप समझिए कि द प्रोग्रेस द कंडीशन इज इन अ गुड प्रोग्रेस। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि जिसका अंत भला होता है उसका सब भला होता है ना। तो दिस इज लाइक दैट, इफ यू फॉलो दिस, मैं आपको बताता हूँ, आपको समझ में आएगा ये चीज़। देखो, अब फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो है कि आ प्रोलॉन्ग्ड एग्रीवेशन एंड फाइनल डिक्लाइन ऑफ द पेशेंट। तो ऐसे जो ऑब्जर्वेशन है, इसका एंड में क्या हो रहा है, फाइनली पेशेंट डिक्लाइन। क्या कंडीशन है ये चीज़, जैसे कि देखिए कि एग्रीवेशन हो रहा है शुरू में, ठीक है ना, तो आप प्रोलॉन्ग्ड एग्रीवेशन है और उसके बाद पेशेंट का कंडीशन खराब होता जा रहा है। इसका मतलब है टोटल, इस चीज़ को आप समझिए, कॉमन सेंस से पहले समझिए कि ये मेडिसिन अपना सही नहीं है, क्योंकि सही नहीं मतलब क्या, सही नहीं मतलब आपने जो मेडिसिन दिया था दैट प्रिस्क्रिप्शन वाज रॉन्ग। और कौन कौन सा कंडीशन में ये चीज़ हो सकता है, कौन सा कंडीशन में, ये देखिए, दिस इज द केंट ऑब्जर्वेशन नंबर 1।
तो ऐसे हो सकता है कि आपने जो मेडिसिन दिया था उसका जो जो एंटीसोरिक है, ये एंटीसोरिक मस्ट बी वेरी डीप। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कोई डीप एक्टिंग मेडिसिन देते हैं और उसमें वो इतना ज़्यादा डीपली एक्शन कर जाता है कि एग्रेवेशन बहुत लंबा हो जाता है। नाउ इट मे बी दैट पोटेंसी में बी हाई, और इस जगह में हम लोग ये देख रहे हैं कि एक जो है ना ये डिस्ट्रक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है, और क्योंकि फाइनली हम देख रहे हैं कि द पेशेंट का कंडीशन जो है ये डिक्लाइन होता जा रहा है, ये खराब होता जा रहा है, और इसका प्रोग्नोसिस हम कह सकते हैं कि अनफेवरेबल है। कुल मिला के ये आया कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो बोलता है कि प्रोग्नोन एग्रेवेशन एंड फाइनल डिक्लाइन ऑफ द पेशेंट। आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा, आंख बंद करके बोलना पड़ेगा जो लोग एग्जाम देने जाओगे। और इससे क्या होगा कि हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारा मेडिसिन तो गलत हुआ। किस टाइप का गलत हुआ? हम लोग कोई ऐसा कोई डिफेक्टिव मेडिसिन ज़्यादा या ज़्यादा डोज में दे दिया, हाई पोटेंसी में दे दिए, और इसमें जो फाइनली कोई क्योर का कोई पॉसिबिलिटी नहीं देख पा रहे, इट इज़ इनक्योरेबल। तो आपको करना क्या है? सिंपली ये बात है कि अगर हमारा मेडिसिन हमने बहुत ज़्यादा डीप एक्टिंग और हाई पोटेंसी में दे दिया तो उसको अपन एंटीडोट करें, ठीक है, उसका मेडिसिन का जो एक्शन है उसको बंद करें। या तो हम लोग क्या करेंगे कि फिर केस टेकिंग करेंगे और दोबारा जो है इसको देखेंगे और प्रॉपर मेडिसिन देंगे। कारण क्या है कि हम लोगों ने कोई गलत प्रेस्क्रिप्शन कर दिया, इस कारण से पेशेंट का कंडीशन खराब होता जा रहा है। इस मामले में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि कई बार ऐसा होता है कि आप गिवन डीप एक्टिंग मेडिसिन और होम्योपैथिक एग्रेवेशन हो रहा है ना, तो और ये बढ़ता जा रहा है, तो उसमें क्या होगा कि एग्रेवेशन इंक्रीज होता जाएगा, और हो सकता है कि आपका थोड़ा बहुत हाई पोटेंसी या ज़्यादा डोज देने के कारण एग्रेवेशन कंटिन्यू हो जाए कुछ दिनों तक, लेकिन उसके बाद फाइनली पेशेंट जो है कि रिकवरी में या क्योर में आएगा, जो कि इधर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में नहीं दिख रहा है। तो दैट इज दैट द मेडिसिन इज रॉन्ग है। So now coming to the second observation. So this is the page where we are getting the second observation is long aggravation and but final and slow improvement. तो इसमें क्या हो रहा है कि आपने मेडिसिन दिया, मेडिसिन देने के बाद पेशेंट का एग्रेवेशन हुआ, एग्रेवेशन लंबा दिन तक चलता गया, और लेकिन फाइनली पेशेंट का जो कंडीशन है ये इम्प्रूव होता गया, ठीक है। तो इसमें आप एक बार कॉमन सेंस लगाए, फिर क्या होगा, क्या हो सकता है? देखिए मैं शुरू में बोला था कि जिसका एंड अच्छा होगा इसका मतलब आप सही हो, इसका मतलब आपने मेडिसिन तो सही दिया था, ठीक है, इसीलिए तो फाइनली ये मतलब इम्प्रूवमेंट में गया। लेकिन आपका मेडिसिन जो है कि इसका डोजेज आपने थोड़ा ज़्यादा दे दिया था, इस कारण से क्या हुआ कि लंबा इसका होम्योपैथिक एग्रेवेशन हो गया, और उसके बाद जो है कि फाइनली ये इम्प्रूवमेंट में गया। ओके, सो इसको जो है देख लेते हैं एक बार। long aggravation but final and slow improvement beginning of some very marked tissue changes in some organ. Now there are one condition here also कि कोई टिश्यू चेंजेस जो है ये हो सकता है इस जगह में, और इस कारण से क्या है कि एग्रेवेशन थोड़ा लंबा हुआ, फाइनली प्रोग्नोसिस इज फेवरेबल क्योंकि एमुलेशन हो रहा है। ओके, तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन हमने देख लिया। अब देखते हैं थर्ड ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन में क्या है? द थर्ड ऑब्जर्वेशन आफ्टर एडमिनिस्टरिंग द होम्योपैथिक रेमेडी इज फॉर द एग्रेवेशन इज क्विक, शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग विथ रैपिड इम्प्रूवमेंट ऑफ द पेशेंट। ये जो ऑब्जर्वेशन है इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दिस इज द बेस्ट ऑफ ऑल। अगर ऐसे पेशेंट में होता है तो हम लोग को बहुत खुश होना चाहिए क्योंकि एग्रेवेशन हो रहा है इस जगह में, क्विक, शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग एग्रेवेशन हो रहा है, लेकिन उसके बाद रैपिड इम्प्रूवमेंट हो रहा है। फिर से आप उसी फॉर्मूला में आ जाओ कि जिसका अंत अच्छा होता है मतलब ये ठीक है, हम लोग सही है। ओके ना, तो फाइनली क्या ना, फाइनली इसका इम्प्रूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब है कि योर मेडिसिन इज करेक्ट। नाउ द एग्रेवेशन इज क्विक, शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग। सो यू सी दैट व्हेन यू हैव गिवन अ परफेक्टली होम्योपैथिक मेडिसिन, प्रॉपर सिलेक्शन एंड विद अ प्रॉपर डोज, मेडिसिन हमेशा डिजीज से थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्गर होता है। तो सिमिलर एंड स्ट्रॉन्गर होने के कारण हर कोई परफेक्ट होम्योपैथिक क्योर में शुरू में हल्का सा जो सिम्टम था वो बढ़ेगा, उसके बाद ये एम्बुलेशन हो जाएगा और बहुत जल्दी क्योर हो जाएगा। यही हुआ है थर्ड ऑब्जर्वेशन में। और ये जो थर्ड ऑब्जर्वेशन आप देखोगे कि यू कैन सी दैट देयर इज अ जो भी रिएक्शन है ये बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो। एग्रेवेशन इज क्विक, शॉर्ट, स्ट्रॉन्ग विथ रैपिड इम्प्रूवमेंट ऑफ द पेशेंट, रेमेडी इज करेक्ट, रिएक्शन विगोरस है। आपने वो अगर मैं जो भी बुक से जो भी आपको दिया हूँ स्लाइड में, उसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपके पास किताब नहीं है तो, बट यू हैव टू हैव द बुक विथ यू, है ना।
नाउ दिस इज ए मार्क इम्प्रूवमेंट, कोई भी इधर कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं है, प्रोग्नोसिस वेरी गुड। और अब मैं आपको बता दूं कि आउट ऑफ ऑल द 12 ऑब्जर्वेशन, अगर ये थर्ड ऑब्जर्वेशन जैसा आपको पेशेंट मिलता है तो दिस इज द बेस्ट थिंग विच यू हैव डन। ओके, सो दिस इज द इन्फरेंस। और हमको करना क्या है, अगर एमुलेशन हो रहा है या एमुलेशन हो रहा है मतलब हो जाएगा, आगे क्या करना है, आगे आपको ना तो कोई मेडिसिन चेंज करना है ना तो कुछ और कुछ नहीं करना है। यू जस्ट डू नॉट डिस्टर्ब द कंडीशन, ऑटोमेटिकली और वेरी रैपिडली ये क्योर तक जाएगा। ठीक है, तो दिस इज थर्ड ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन नंबर 4, ऑब्जर्वेशन नंबर 4 आपको ये बताता है कि दिस इज द देयर इज नो एग्रेवेशन विद रिकवरी ऑफ द पेशेंट। इसमें जो है कि आप देखिए ये जो पैराग्राफ आप देख रहे हैं इसका एकदम नीचे तरफ देखिए, द फोर्थ ऑब्जर्वेशन दस रिलेट्स टू द केसेस इन व्हिच देयर इज नो एग्रेवेशन बट विद रिकवरी ऑफ द पेशेंट। अब यहाँ पे जो है कि पेशेंट का तो रिकवरी हो रहा है, एक चीज नोटिस करना होगा कि लिखा है रिकवरी ऑफ द पेशेंट। अगर आपका मेडिसिन देने के बाद कोई एग्रेवेशन नहीं हुआ और लेकिन पेशेंट आके बोला मैं बहुत ठीक हूँ एकदम बिल्कुल मुझे अच्छा लग रहा है, रिकवरी हो रहा है, एक तो है कि ये हो सकता है कि इतना परफेक्ट मेडिसिन हुआ कि आपका ऑब्जर्वेशन में कोई होम्योपैथिक एग्रीवेशन नज़र ही नहीं आया, ये एक पॉसिबिलिटी है। और एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि इधर कोई पैलिएशन हो गया, मतलब कुछ तो कुछ सिम्टम्स जो है ना ये कम हो गया, एक रिकवरी हो गया, इसलिए क्या है ना यहाँ पे क्योर नहीं लिखा है, लिखा है रिकवरी ऑफ द पेशेंट। तो नाउ व्हेन यू गेट दिस टाइप ऑफ थिंग ऑब्जर्वेशन, द पेशेंट ऐसे बोलता है कि मैं तो ठीक हूँ, और आपने देखा कि कभी कोई भी सिम्टम जो ये बढ़ा नहीं, कोई होम्योपैथिक वाला एग्रेवेशन हुआ नहीं, तो एक बार जो है आपको देखना पड़ेगा, एक बार सोचना पड़ेगा कि या तो ये बिल्कुल परफेक्ट क्योर है या तो कहीं ना कहीं पैलिएट हो गया या कोई भी कारण से ये सिम्टम कम हो गया। मे बी अगर कम्प्लीटली क्योर नहीं भी हो सकता है ऐसे कंडीशन में, सो वी हैव टू वेट एंड वॉच, वी हैव टू वेट एंड वॉच। हमको क्या करना है ऐसे कंडीशन में, पेशेंट को कुछ दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है। वी शुड नॉट गिव एनी मेडिसिन टू डिस्टर्ब द कंडीशन। अगर वो क्योर है तो पेशेंट दोबारा ये कोई भी सिम्टम रिलैप्स नहीं करेगा, लेकिन अगर ये कुछ पैलिएशन है तो दोबारा पेशेंट का जो भी पुराना सिम्टम ये वापस आएगा। सो ऑब्जर्वेशन नंबर 4, एक बार कॉमन सेंस आप सोचिए कि क्या है कि हमको जो है कि वी आर नॉट एग्जैक्टली परफेक्ट इन दिस मैटर लाइक ऑब्जर्वेशन नंबर 3। ऑब्जर्वेशन नंबर 3 में कैसा है कि पेशेंट आके बोलता है कि पहले बढ़ गया इसके बाद कम हुआ। 4 में थोड़ा डिफरेंस है कि पेशेंट पहले बढ़ गया ये नहीं बोलेगा, बोले कि कम हो गया। तो इसमें डिफरेंस है कि 3 जो है ये परफेक्ट क्योर ऑफ होम्योपैथी है, पहले एग्रेवेशन फिर एमुलेशन। 4 जो है मे बी क्योर मे बी पैलिएशन। तो इसको आपको क्या देखना है, रेमेडी एग्जैक्टली करेक्ट हो सकता है लेकिन कुछ केस में ये डाउटफुल हो सकता है। एक्यूट केस जहाँ पे होगा तो उस जगह में ये प्रोग्नोसिस गुड होता है, क्योंकि एक्यूट केस में शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। जनरली हम लोग देखते हैं कि जो क्रॉनिक डिजीज है उसमें मेडिसिन देने के बाद थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, ये कॉमनली ये होना चाहिए एक्चुअली क्रॉनिक डिजीज में। एक्यूट डिजीज में बहुत वायलेंट एंड रैपिड एक्शन ऑफ द वाइटल फोर्स होने के कारण ऐसे भी हो सकता है कि कोई एग्रेवेशन नज़र नहीं है, फटाक से जो है ना ये completely वो ठीक हो गया। सो देयर इज अ कंडीशन लाइक दिस। तो जिस जगह में आपका डाउटफुल लगेगा, द डिजीज जगह में डाउटफुल लगेगा, यहाँ पे हमको मेडिसिन का एक्शन को डिस्टर्ब नहीं करना और कुछ दिन तक जो है ना उसको वेट एंड वॉच भी करना होगा। ओके, सो नेक्स्ट कमिंग टू द केंट्स फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। आपको एक फॉर्मूला और सिखा देता हूँ इस मामले में। देखिए आप ऑब्जर्वेशन नंबर 1, 2, 3, 4 देखेंगे तो उसमें ना आपको एस टाइप का एक टाइप का ग्राफ बनेगा कि सबसे पहले क्या था कि एग्रेवेशन, प्रोलॉन्ग्ड एग्रेवेशन था, फाइनल डिक्लाइन ऑफ द पेशेंट। इसके बाद एग्रेवेशन का शुरू का जो है ना थोड़ा सा कम हुआ है ना, मतलब लॉन्ग एग्रेवेशन हो, बहुत प्रोलॉन्ग नहीं, लॉन्ग एग्रेवेशन हुआ। इसके बाद स्लो इम्प्रूवमेंट हुआ। तीसरा जो एग्रेवेशन और छोटा हुआ, क्विक शॉर्ट स्ट्रॉन्ग, और इम्प्रूवमेंट बहुत रैपिड हुआ। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि आपको याद रखने के लिए मैं ये बता रहा हूँ फिफ्थ ऑब्जर्वेशन शुरू करने से पहले कि 1, 2, 3, 4 इसमें ना स्टार्टिंग में एक तो प्रोलॉन्ग एग्रेवेशन, फिर लॉन्ग एग्रेवेशन, फिर क्विक शॉर्ट एग्रेवेशन, फिर नो एग्रेवेशन। पहला जो 4 जो है इसमें इस तरीके का शुरू का एग्रेवेशन इस तरीके से कम होता है, तो आपको याद रहेगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। और आप अगर बाद में देखेंगे एवोल्यूशन हो तो पहले जो ऑब्जर्वेशन है
उसमें तो डिक्लाइन हो गया, एमुलेशन है ही नहीं। दूसरे में धीरे से एमुलेशन होगा, तीसरे में फटाक से एमुलेशन होगा, चौथे में एग्रेवेशन होगा ही नहीं, सीधा एमुलेशन होगा। तो फर्स्ट 4 जो ऑब्जर्वेशन है इसको आप इस तरीके से याद भी रख सकते हो। अब फिफ्थ में जो है ना ये मामला उल्टा हो जाएगा। कैसे उल्टा हो जाएगा? फिफ्थ में जो है ना कि शुरू में एमुलेशन होगा, बाद में एग्रेवेशन होगा। अब ये जो है एग्रेवेशन वाला मामला लास्ट में बढ़ जाएगा। फिर आप वही फॉर्मूला लगाइए, शुरू में क्या बोला था कि जिसका एंड अच्छा होता है उसका सब अच्छा होता है। अब फिफ्थ में हम लोग देखेंगे क्या लिखा है, देखिए लिखा है कि द एग्रेवेशन कम्स आफ्टरवर्ड्स इन द फिफ्थ, दैट इज द एमुलेशन कम्स फर्स्ट एंड द एग्रेवेशन कम्स आफ्टरवर्ड। एमुलेशन कम्स फर्स्ट एंड एग्रेवेशन आफ्टरवर्ड, शुरू में कम हो जाता है, उसके बाद एंड में क्या है बढ़ जाता है। एंड मतलब पेशेंट जैसे कि एक ड्यूरेशन के बाद आपके पास आता है तो आके क्या बोलेंगे, डॉक्टर साहब आपने जैसे मेडिसिन दिया था ना, मेडिसिन देने के बाद तुरंत तो कम हो गया लेकिन अभी फिर से वो बढ़ गया। नाउ ऑन दैट सिचुएशन ही कम्स टू यू, है ना। तो एमुलेशन शुरू में था और एंड में एग्रेवेशन हो गया। एंड में एग्रेवेशन हो गया, इसका मतलब कंडीशन आपका, मतलब आपका मेडिसिन सही नहीं है, कंडीशन फेवरेबल नहीं है। ओके, ये शुरू में हम लोग बोले थे कि जैसे कि एंड में अगर अच्छा नहीं होगा तो इसका मतलब है कि आपका चेक करना पड़ेगा, आपने सही मेडिसिन शायद नहीं दिया। तो क्या है इस जगह में, क्यों ये कारण क्यों हो रहा है कि रेमेडी जो है ये, एक तो बात है देखो सही नहीं है, इसका मतलब यू हैव सिलेक्टेड रॉन्ग मेडिसिन। मे बी इट इज ए सुपरफिशियल रेमेडी, कुछ हद तक तो काम किया ना, शुरू में बोल रहे कि कुछ एमुलेशन हुआ तो कुछ काम किया, लेकिन ये सुपरफिशियली काम किया, ये कोई डीप एक्टिंग मेडिसिन नहीं है, ये जड़ से इसको खत्म नहीं कर पा रहा है। सो द रेमेडी इट इज अ सुपरफिशियल रेमेडी एंड कुड एक्ट ओनली एज अ पैलिएटिव। इस जगह में पैलिएशन हो रहा है, तो शुरू का जो है कि ये पैलिएशन हो रहा है। आपका क्वेश्चन माइंड में आएगा सर पैलिएशन तो हमने सुना था कि एलोपैथिक एंटीपैथिक में होता है, होम्योपैथी में नहीं होता। नहीं, होम्योपैथी में पैलिएशन होता है। किस तरीके का पैलिएशन कि जब आप कोई टोटलिटी ऑफ सिम्टम बेसिस में नहीं देते हो मेडिसिन और वो प्रॉपरली वाइटल फोर्स को एक्ट नहीं करता और ये सुपरफिशियली कोई स्पेयर ऑफ एक्शन में काम कर जाता है, ये पैथोलॉजिकल कोई प्रेस्क्रिप्शन होता है, तो क्या कोई पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर कुछ दिन कुछ समय के लिए ये मेडिसिन काम करके उसको एमुलेट करके रख देता है, फिर जो है कि वो डिजीज जो है वापस आ जाता है। This is the thing which we have when we give, for example, in many cases, if you give in a osteoarthritic case, घुटने में दर्द है तो अपने जो है ना थोड़ा एक कॉमन सिम्टम है कि एग्रेवेशन बाय रेस्ट एमुलेशन बाय मोशन, ये रास्ट्रक्स का एक सिम्टम है, बहुत कॉरेस्पॉन्ड कर जाता है ये कई बार, और हम लोग रास्ट्रक्स देते हैं तो थोड़ा बहुत कम भी हो जाता है, लेकिन फाइनली एज बिकॉज द पेशेंट मे नॉट बी ऑफ रास्ट्रक्स, यू हैव टू गो टू द टोटलिटी ऑब्वियसली, तो यहाँ पे कुछ दिनों के लिए कम हो सकता है पेन या कंडीशन, बट आफ्टर दैट अगेन इट इंक्रीजेस, है ना। तो इसको हम होम्योपैथिक पैलिएशन कह सकते हैं, और ऐसे कंडीशन में पेशेंट ये 5 नंबर ऑब्जर्वेशन जो है ये लेके आएंगे। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, कंडीशन फेवरेबल क्या अनफेवरेबल, अनफेवरेबल, और इसमें क्या करना पड़ेगा आपको फिर से शुरू से केस टेकिंग करना पड़ेगा और जो सही मेडिसिन है ये देना पड़ेगा। तो 5th ऑब्जर्वेशन हो गया। अब आ जाओ 6th ऑब्जर्वेशन। 6th ऑब्जर्वेशन, अब जैसे कि बोला कि शुरू में जैसे कि अब एमुलेशन वाला टर्म आप देख लो, 5th में क्या था, एमुलेशन हुआ फिर एग्रेवेशन हो गया। 6th में आप आ जाओ कि इसमें ना एमुलेशन भी बहुत शॉर्ट हो रहा है, फटाक से एमुलेशन हो रहा है और उसके बाद जो है कि थोड़ा कुछ समय के लिए एक शॉर्ट रिलीफ ऑफ सिम्टम है। तो 6th ऑब्जर्वेशन में ये लिखा है कि टू शॉर्ट रिलीफ ऑफ सिम्टम, टू शॉर्ट रिलीफ ऑफ सिम्टम। ये क्यों होता है कि अगर आपका जो मेडिसिन है, अब देखो इसको इसका रीजनिंग देखो, इधर लिखा है, एक तो आपने मेडिसिन दिया, कुछ 2-3 कंडीशंस हो सकता है इस जगह में है। अगर आप केम्स फिलोसफी पढ़ोगे या कोई रेफरेंस बुक भी पढ़ोगे उधर भी बहुत अच्छा दिया हुआ है। तो इसमें क्या है कि एक तो पेशेंट ने कोई गलती कर लिया, आपने शायद मेडिसिन सही भी दिया था, लेकिन अगर पेशेंट के पार्ट में कोई गलती हो गया और फिर जो है इस जगह को हमको देखना है, ऑर्गन में भी लिखा हुआ है कि पेशेंट का पार्ट में कोई अगर गलती हो जाएगा, आपने मेडिसिन दिया, एमुलेशन होना शुरू हो गया या फटाक से कुछ रिलीफ होना शुरू हो गया था, लेकिन कुछ कम समय के लिए रिलीफ हुआ, वापस फिर वो डिजीज आ गया। इसका मतलब है कि उसका जो भी मेडिसिन है अगर वो सही भी जा रहा था
पेशेंट ने कोई गड़बड़ कर दिया, तो उसको रेक्टिफाई करना है, ये तो बात है। दूसरा बात है कि कोई अगर हाई ग्रेड इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो, जो आपके एक्यूट कंडीशन में अगर है, तो वहाँ पे आपका मेडिसिन देने के बाद कुछ समय के लिए फटक से कम हो जाएगा, उसके बाद फिर से ना वो चालू हो जाएगा। सो दे आर ऑल्सो वी आर गेटिंग दैट एग्जैक्टली मेडिसिन तो कम्प्लीटली क्यूरेबल मेडिसिन नहीं है। इन क्रॉनिक डिजीज there is structural changes and the organs are destroyed or being destroyed or in a very precarious condition। तो जहाँ पे एडवांस पैथोलॉजिकल कंडीशन होता है, वहाँ पे आपका मेडिसिन थोड़ा बहुत काम तो जरूर करेगा, लेकिन बहुत कम समय के लिए काम करेगा, क्योंकि ये जो प्रोग्रेसिव पैथोलॉजिकल कंडीशन है, वाइटल फोर्स इसको मतलब रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है। आपने जो मेडिसिन दिया है, ये मेडिसिन ऑब्वियसली ऑन द बेसिस ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम दिया, टोटलिटी ऑफ सिम्टम बेसिस में अगर आप मेडिसिन देंगे तो कुछ ना कुछ काम तो जरूर करेगा। या अगर आपने कोई पैथोलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन भी किया, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ द सम कॉमन सिम्टम्स और द ऑन द ऑर्गन्स स्फीयर ऑफ एक्शन ऑफ आवर मेडिसिन ऑन द ऑर्गन्स, तो कुछ टाइम में ऐसा तो काम तो करेगा है। लेकिन ये ना जैसे 6 नंबर ऑब्जर्वेशन में जो कहा, टू शॉर्ट रिलीफ लेके आएगा, कुछ कम समय के लिए ये रिलीफ देगा, लेकिन कम्प्लीटली वो रिलीफ नहीं देगा। तो अल्टीमेटली फिर से वही कि लास्ट में तो रिलीफ नहीं, टू शॉर्ट रिलीफ है ना, तो इसमें कंप्लीट क्योर तो है नहीं। इसका मतलब हमारा मेडिसिन जो है ये या तो चेंज करने की ज़रूरत है या कुछ तो सही नहीं है, द प्रोग्नोसिस इज बैड। ठीक है, तो करना क्या है कि एक तो है कि एक्यूट डिजीज में, इन एक्यूट डिजीज मेडिसिन हैज़ टू बी रिपीटेड, कुछ जगह में हमको रिपीटेशन करना है। सो ये जो रिपीटेशन ऑफ दिस मेडिसिन है, इफ यू सी इट इज़ गिवन इन एफोर्ड नंबर 247 ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। तो एक्यूट डिजीज में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा या देखा जाए तो आधा घंटा, 15-20 मिनट से लेकर 5 मिनट इंटरवल तक भी आप रिपीटेशन ऑफ द मेडिसिन कर सकते हो। सो दिस इज रिक्वायर्ड इफ देयर इज टू शॉर्ट रिलीफ इन एक्यूट डिजीज। इन क्रॉनिक डिजीज इसमें जो है कि कुछ तो गड़बड़ है और आपका मेडिसिन सही नहीं है, ये कोई और मेडिसिन उस जगह में जरूरत है, तो वी हैव टू गो फॉर अ रीकेस टेकिंग। सो दिस वाज ऑब्जर्वेशन नंबर 6। कमिंग टू ऑब्जर्वेशन नंबर 7। नाउ 7 नंबर ऑब्जर्वेशन क्या बोल रहा है कि पेशेंट को ना एम्यूलेशन हो रहा है इस जगह पे। देखो 5 के बाद हर कोई जो ऑब्जर्वेशन हम लोग देख रहे हैं उसमें शुरू में एम्यूलेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है कि पेशेंट ना प्रॉपरली रिलीफ फील नहीं कर पा रहा है, ये थोड़ा बहुत अलग टाइप के है। यहाँ पे एम्यूलेशन ऑफ द सिम्टम्स तो हो रहा है, लेकिन पेशेंट को रिलीफ नहीं मिल रहा है। सो पेशेंट को कैसे रिलीफ नहीं मिल रहा है, आप एग्जांपल दे सकते हैं। सपोज करो कि आपने कोई देयर इज अ केस ऑफ having some skin disease, there may be some itching, there may be some pain in the knees, pain in the joints, etc. And the patient is having some type of insomniac conditions or etc. आपने मेडिसिन दिया, मेडिसिन देने के बाद इसका जो है कि घुटने का दर्द कम हो गया, वो थोड़ा बहुत चलना फिरना उसका तो सही हो गया, लेकिन उसका नींद सही नहीं लग रहा, उसका भूख सही नहीं लग रहा, अंदर से जो है ना वो एक अजीब सा वीकनेस महसूस कर रहा है। एंड ही इज टेलिंग दैट आई एम नॉट फीलिंग वेल, बेसिकली पेन तो थोड़ा कम हो गया, ऊपर का इचिंग वगैरह जो भी था स्किन में ये तो कम हो गया, लेकिन मैं ठीक फील नहीं कर पा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए कि वी मस्ट ऑब्जर्व दिस थिंग, ऑब्जर्व द डिस्पोजिशन ऑफ द माइंड एंड बोथ ऑफ द बॉडी, बट दिस टाइप ऑफ फीलिंग ऑफ द पेशेंट इट शुड बी वेरी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आप हम लोगों को ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। तो इस जगह में हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है ना हमारे मेडिसिन जो है ये लेकिन सही नहीं है। क्यों सही नहीं है कि देखिए, अगर आपका मेडिसिन जो है ये फाइनली रिलीफ तो नहीं दे रहा है, या फाइनली इसका कोई सिम्टम्स में कुछ सिम्टम्स तो रिलीफ दे रहा है, बट देयर इज नो होल पार्ट क्योर तो कुछ नहीं हो रहा है। इसका मतलब है इट इज़ अ नॉट अ कंप्लीट क्योर। इस जगह पे हम लोग को ये देखना है कि ये इसका कारण भी क्या हो सकता है ना। ऑब्वियसली जहाँ भी हम मेडिसिन दे रहे हैं हम तो कुछ ना कुछ तो सिम्टम सिमिलरिटी का बेस में कुछ ना कुछ कोशिश करके तो देते हैं ना। तो इसमें क्या हुआ है, तो इसका मैंने एक्सट्रैक्ट निकाला इधर, द प्रेजेंस ऑफ द लेटेंट कंडीशन
और लेटेंट एक्साइटिंग ऑर्गेनिक कंडीशंस व्हिच प्रिवेंट इम्प्रूवमेंट बियॉन्ड अ सर्टेन स्टेज। अंदर कोई छुपा हुआ या पैलिएटेड कुछ कंडीशन है जिस कंडीशन के कारण जो है कि कुछ ना कुछ जो है कि वो रह गया, डिजीज अंदर है, उसका जड़ अंदर है। सो कंप्लीटली जो है ये क्योर नहीं हो पा रहा है, कुछ समय तक क्योर होने के मतलब कम होने के बाद फिर से वो आ रहा है। सो दिस इज़ अ बैड प्रोग्नोसिस। हमको जो है हमारे मेडिसिन को रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है और कुछ न्यू मेडिसिन विच इज़ मोर डिजर्विंग फॉर द पेशेंट ये देना जरूरी है। रेमेडीज जो है दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि द रेमेडीज एक्ट फेवरेबली बट द पेशेंट इज नॉट क्योर एंड नेवर बी क्योर, द पेशेंट इज पैलिएटेड इन दिस इंस्टेंस। इस जगह में जो है कि कुछ कंडीशन ऐसा भी होता है कि मेडिसिन आपका एक्शन तो कर गया लेकिन ये एक कंप्लीट कंडीशन ऑफ क्योर तो नहीं है, रिलीफ ऑफ द सिम्टम्स लेकिन कंप्लीट रिलीफ टू द पेशेंट नहीं है। देयर आर सर्टेन कंडीशंस, बहुत जगह पे हम लोग जेरियाट्रिक्स में देखते हैं जो ओल्ड एज पेशेंट्स हैं, तो इनके कुछ कॉमन सी चीज़ है जो इंटरनल ऑफ द बॉडी, इनर मैन माइंड के कुछ डिस्पोजिशंस, कुछ ऐसे स्लीप है, कुछ ऐसे जनरल कंडीशंस जो है ये कम्प्लीटली रिलीफ नहीं मिल पाता। और जो सुपरफिशियली कुछ सिम्टम्स है जो ज़्यादा तकलीफ देते हैं, पेन और इचिंग और सेंसेशंस बर्निंग वगैरह, ये कम हो जाता है और हम लोग उस मतलब उतना ही कर पाते हैं। ऐसे बहुत सारे कंडीशंस भी होते हैं बट वेयर देयर इज नो एडवर्स पैथोलॉजिकल कंडीशन, मेरा तो ये मानना है कि होम्योपैथिक मेडिसिन कैन क्योर ईच एंड एवरी कंडीशंस एक्सेप्ट इन वेयर इट इज़ मैकेनिकल एड और सर्जरी इज रिक्वायर्ड। तो इस जगह में जो है हम ओवरऑल देख रहे हैं कि अगर पेशेंट ऐसे बोलते हैं कि हमको जो है ना अंदर से गुड फीलिंग नहीं हो रहा है जबकि ऊपर से कुछ सिम्टम कम हो गया, वी शुड नॉट कंसिडर दिस एज अ फेवरेबल कंडीशन, द प्रोग्नोसिस इज बैड और हमको जो है ना नया मेडिसिन के तलाश करना है। उस जगह में वी हैव टू गो फॉर अ न्यू केस टेकिंग, क्योंकि इधर पैलिएशन हो चुका है या ऐसा कुछ कंडीशन कम्प्लीटली क्योर नहीं हुआ। कमिंग टू ऑब्जर्वेशन नंबर 8। ऑब्जर्वेशन नंबर 8, सम पेशेंट्स प्रूव एवरी रेमेडी दे गेट। जो भी मेडिसिन आप दोगे ये उस मेडिसिन का सिम्टम उस पेशेंट में आने लगेगा। These are the, we can say that idiosyncratic constitutions, very very delicate constitutions, जिस जगह में एफोर्डिज्म नंबर 117 ऑर्गेनन में लिखा हुआ है कि जहाँ पे ऐसा कुछ चीज़ जो दूसरे को अफेक्ट नहीं करता, मतलब दूसरे में ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसा वेरी डेलिकेट कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं जिस जगह में एक पिकुलियर कॉर्पोरियल कॉन्स्टिट्यूशंस, एक बॉडीली कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पे ऐसे जो चीज़ें जो दूसरे में अफेक्ट नहीं करता इनमें अफेक्ट कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसको आप एलर्जी भी बोल सकते हो। और जैसे कि गुलाब, कोई भी फूल, फ्लावर का जो स्मेल है, इस स्मेल सबको अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोग को फ्लावर का स्मेल में वो क्या फेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा, या तो छींके शुरू हो जाता है, कुछ ऐसा कुछ रिएक्शन शुरू हो जाता है ना। जैसे कोई कोई सब्जी होता है कि बैंगन होता है या ऐसा कोई है, ये हम सभी लोग खा लेते हैं लेकिन कुछ लोगों को उसी सब्जी में कोई रिएक्शंस आने लगते हैं। सो दीज आर वाई दीज आर, हैनीमैन ने कहा कि ऑल्दो दे आर बेसिकली हेल्दी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस के कारण ऐसा कुछ ऐसा मतलब सिम्टम्स आ रहा है। तो मेडिसिन ऐसे कुछ पेशेंट्स में अगर हम मेडिसिन देंगे, जो भी मेडिसिन देंगे क्योर करने के बजाय उस मेडिसिन का भी सिम्टम आने लगेगा, इतना ही इसका नाजुक कॉन्स्टिट्यूशन है। दीज आर द इडियोसिंक्रेटिक कंडीशंस व्हिच यू आर गेटिंग फ्रॉम ऑब्जर्वेशन नंबर 8। तो इस जगह में हमको जो है ना पोटेंसी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और क्योंकि थोड़ा बहुत हाई पोटेंसी देने से बहुत ज़्यादा रिएक्शन हो सकता है। कि डॉक्टर केन ने कहा कि अगर आपको पोटेंसी के बारे में अगर बताना है कि 30 पोटेंसी, डॉक्टर केन ने बोला है ये कम पोटेंसी है अकॉर्डिंग टू हिम। एंड क्रॉनिक डिजीज में इसमें लिखा है कि देखो 30, 200 एंड 500 पोटेंसी डॉक्टर केन ने बोला कि it can be given, but we should avoid giving high potencies. Some patients prove every remedy. This is the observation. idiosyncratic patient, और 30 200 से लेके इवन 500 तक थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। 30 इज द बेस्ट पोटेंसी टू गिव अकॉर्डिंग टू डॉक्टर केन।
सो वी कैन सी दैट ये भी लिखा है कि ये जो ओवर सेंसिटिव पेशेंट्स है ये अच्छे प्रूवर बन सकता है, क्योंकि प्रूविंग में जो भी मेडिसिन दिया जाता है उनका इनका कॉन्स्टिट्यूशन इतना डेलिकेट है कि इस मेडिसिन का हर कोई टाइप का सिम्टम इनमें आने लगेगा, तो इससे हमको मेडिसिन के बारे में बहुत डिटेल्स में पता चल जाएगा. Coming to the ninth observation. Now, this is the observation which is not related to any patient. This is the observation which is related to the provers. Okay. So किसमें क्या लिखा है इस पे observation number 9 में कि the action of medicine upon provers. इसमें एक चीज लिखा हुआ है कि अगर कोई प्रूविंग करता है, देखो वी कैन रीड दिस थिंग आउट कि हेल्दी प्रूवर्स आर ऑलवेज बेनिफिटेड बाय प्रूविंग्स. हमको ये लगता है ना कभी कुछ डर लगता है कि ड्रग प्रूविंग करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, बॉडी में कोई चेंजेस आ जाएंगे कि नहीं. एक्चुअली प्रूविंग करने के बाद हमेशा शरीर में कुछ अलग सा कुछ स्ट्रेंथ डेवलप होता है. इट इज़ रिटन बाय डॉक्टर केन. इफ दे आर प्रॉपरली कंडक्टेड, मतलब ओवरडोज नहीं होना चाहिए, ज़्यादा डोज नहीं होना चाहिए. इट इज़ वेल टू ऑब्जर्व केयरफुली द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्स ऑफ एन इंडिविजुअल अबाउट टू बिकम अ प्रूवर एंड टू write this down and subtract them from the proving. This symptom will not very commonly appear during the proving if they do note the change in them. मतलब प्रूविंग के जो है कि कुछ लोगों में जैसे प्रूविंग करेंगे उसमें जो जो सिम्टम्स को जो चेंजेस होगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशंस, पर्टिकुलरली अगर हम देखेंगे इडियोसिंक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जैसे जस्ट नाउ जो ऑब्जर्वेशन नंबर 8 में देखा, इनमें तो बहुत सारे चेंजेस आएगा, कुछ में चेंजेस कम आएगा. वी हैव टू नोट द चेंजेस वन वी हैव टू गिव द मेडिसिन टू द पेशेंट, सॉरी प्रूवर. ड्रग प्रूविंग जो है एफोर्जिम अगर देखा जाए ऑर्गानन का 105 से लेकर 145 एफोर्जिम में है, उसमें ड्रग प्रूविंग का डिटेल्स दिया है. सो दिस इज द नाइन्थ ऑब्जर्वेशन, दैट इज द एक्शन ऑफ मेडिसिन अपॉन द प्रूवर्स. और इसमें आपको याद क्या रखना है कि अगर हम प्रूविंग करेंगे कोई भी मेडिसिन से, उससे प्रूवर का जो कॉन्स्टिट्यूशन या जो हेल्थ है ये हमेशा जो है ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. कमिंग टू, सो दिस इज 9. Observation number 10. 10th observation relates to new symptoms appearing after the remedy. तो अगर ऐसा कंडीशन होता है कि मेडिसिन देने के बाद पेशेंट आपके पास दोबारा आए और ऐसा कोई सिम्टम बता रहा है जो पहले नहीं था, तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या बता. हमेशा आपको ये सोचना है कि जितना भी ऑब्जर्वेशन हम लोग देखेंगे ना, तो इस ऑब्जर्वेशन में ये सोचना होगा कि आखिरी में हो क्या रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ठीक हो रहा है. अगर ये ठीक हो रहा है, एमुलेशन हो रहा है, रिकवर क्योर हो रहा है, तो अच्छा है. इसके अलावा अगर कुछ भी होता है, इसका मतलब आपका मेडिसिन जो है आपको चेक करने की ज़रूरत है, आपने कुछ गड़बड़ जरूर किया है, सही मेडिसिन नहीं है. सो अब इफ यू हैव गिवन एनी मेडिसिन आफ्टर दैट न्यू सिम्टम आर अपीयरिंग, सो ऑब्वियसली द मेडिसिन इज रॉन्ग एंड इसमें सही प्रोग्नोसिस नहीं हो रहा है. और हमको न्यू सिम्टम्स का मतलब जो है कि एक चीज़ और बता दो, इसको हम मेडिसिनल एग्रेवेशन कह सकते हैं अगर ये मेडिसिन का सिम्टम आ रहा है तो. एंड द प्रोग्नोसिस इज बैड, सो हम लोग को क्या करना है दोबारा जो है कि आपको अच्छे से केस टेकिंग लेके प्रॉपरली आपको मेडिसिन देना है. अगर ये न्यू सिम्टम्स जो आ रहा है वो आपका दिया हुआ मेडिसिन और बहुत वायलेंट टाइप का सिम्टम अगर आ रहा है, इसका मतलब आपको उस मेडिसिन को एंटीडोट करना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा. ठीक है. मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये जो 12 ऑब्जर्वेशन ऑफ केंट है, इसको बहुत कॉमन सेंस के साथ इसको अगर आप पढ़ोगे तो बहुत सारे चीज़ आपको रट के याद रखना नहीं पड़ेगा, आप खुद ही बता सकते हो कि क्या मामला है. जस्ट आपको ऑब्जर्वेशंस, लेकिन आपको आँख बंद करके हर कोई ऑब्जर्वेशन बोलना चाहिए, इस तरीके से उसको आपको रट लेना है. ओके. सो हमको इस जगह में क्या करना है, नया सिम्टम अगर आएगा तो या तो आप उनको एंटीडोट करना है अगर सिम्टम बहुत वायलेंट मिले तो, या तो आपको बस प्रॉपरली जो केस टेकिंग करके तुरंत जो मोस्ट परफेक्ट मेडिसिन हमको देना है. ओके. नेक्स्ट, द 11th observation, old symptom are observed to reappear. Now this is a very interesting and fine observation.
वेयर वी सी दैट कि पुराना कुछ सिम्टम्स था आपका, आपने मेडिसिन दिया, मेडिसिन देने के बाद पेशेंट दोबारा आपके पास आए और पेशेंट आपको बोलते हैं डॉक्टर साहब ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, लेकिन एक चीज़ है, ये ना मुझे 2-3 साल पहले ये चीज़ हुआ था, ये वापस आ रहा है, ठीक है। नाउ यू शुड बी वेरी हैप्पी इन दैट केस एज बिकॉज यू नो दैट हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर, जो डायरेक्शन ऑफ क्योर बताते हैं, उसमें यह है कि इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ सिम्टम, अगर ऐसा कुछ होता है कि जो पुराना सिम्टम है ये वापस आ रहे हैं, तो आप इसको इस तरीके से सोच सकते हैं कि ये जो डिजीज़ है और ये जो हेल्थ है, तो हेल्थ से ये डिजीज़ तक पहुंचा था, ये फिर वापस जा रहा है, तो वापस जाते जाते जिस तरीके से ये आज का डिजीज़ तक पहुंचा है, ये पुराना सिम्टम्स वो आएगा फिर ऑटोमेटिक जाएगा, आएगा ऑटोमेटिक जाएगा, ऐसे करते करते वापस कंप्लीटली हेल्दी में चला जाएगा। दिस इज हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर का एक लॉ है ना। उन्होंने हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर में क्या बोला है कि एक तो फ्रॉम अबव टू डाउनवर्ड्स, अगर सिम्टम इस तरीके से मेडिसिन देने के बाद सिम्टम, ऊपर का सिम्टम कम हो गया, नीचे का सिम्टम बढ़ता गया, तो आप समझो कि आपका मेडिसिन बहुत सही है और ये क्योर में जा रहा है। और दूसरा क्या है, विद इन आउटवर्ड, आपने मेडिसिन दिया, अंदर वाला जो तकलीफें हैं ये कम हो गया, बाहर वाला तकलीफें वाला बढ़ गया। मान के चलो कोई सांस लेने वाला तकलीफ है था और साथ में हल्का सा स्किन का हल्का प्रॉब्लम था, अब आपने मेडिसिन दिया, उसके बाद जो है कि जो सांस वाला तकलीफ था वो बिल्कुल क्लियर हो गया, और लेकिन ऊपर से जो है ना सीवियर स्किन का इचिंग बहुत गुना बढ़ गया। आपको घबराने की कोई बात नहीं है, ये विद इन आउटवर्ड ये डिजीज आ रहा है एंड इट इज इंडिकेटिंग क्योर, ये ऑटोमेटिकली ये इचिंग या जो भी बढ़ गया ऊपर का वो अपने आप ही चला जाएगा। सिमिलरली ये तीसरा पॉइंट जो है हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर का, यह था इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ सिम्टम, ये जो ऑब्जर्वेशन नंबर 11 में जो बताया, ठीक है। आपने मेडिसिन दिया, तो पेशेंट क्या बोल रहा है, द ओल्ड सिम्टम्स आर अबाउट टू रीअपियर, तो इसमें आप निश्चिंत हो सकते हैं, आपका मेडिसिन करेक्ट है और डिजीज क्योरेबल है, आप इसको ना कुछ नहीं करना, कोई डिस्टर्ब नहीं करना, ऑटोमेटिकली जो है सिम्टम्स आता जाएगा, फिर डिस्पेयर होता जाएगा, फिर इससे पहले और कोई सिम्टम जो उनका प्रॉब्लम था वो आगे आएगा, फिर वो भी ऑटोमेटिक चला जाएगा। ऐसे कंडीशन में आपको इसमें डिस्टर्ब नहीं करना। हाँ, ऐसा कुछ कंडीशन अगर होगा कि जिस जगह में व्हाट टू डू, हमको मेडिसिन को डिस्टर्ब नहीं करना, ऐसे कंडीशन में अगर ये जाते जाते मतलब पुराना सिम्टम एक आया फिर वो चला गया, ऑटोमेटिक चला गया, फिर दूसरा एक पुराना सिम्टम जो इससे पहले था वो आया फिर ये ऑटोमेटिक चला गया, तो ऐसे कंडीशन में आपको इफ देयर इज समथिंग दैट एक आया और वो स्टैंड स्टिल हो गया, वो फिर जा नहीं रहा वो सिम्टम, तो फिर क्या होगा, ये जो डिजीज था ये क्योर है, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया और जा नहीं रहा, तो फिर क्या होगा, जिस धक्के से आप यहाँ तक पहुंचा दिए हो ना उसी को एक बार और धक्का दे, मतलब उस जो मेडिसिन आपने दिया था उसको एक बार उसी मेडिसिन को रिपीट करना है, ठीक है। सिम्टम्स चाहे कुछ भी हो, अगर वो रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं, आपने जो मेडिसिन से शुरू किया था उसमें वाइटल फोर्स को सही करना शुरू किया, और वाइटल फोर्स इस चक्कर में जो है ना ये रिवर्स ऑर्डर में जा रहा था, और एक के बाद एक पुराना सिम्टम आ रहा है फिर वापस जा रहा है, फिर ये पुराना सिम्टम आ रहा है फिर वापस जा रहा है, पुराना सिम्टम, तो दिस इज द सीक्वेंस। इसमें अगर आके रुक गया तो उस मेडिसिन को एक बार दोबारा दे दो, फिर वो चला जाएगा, फिर अल्टीमेटली क्योर में ले जाएगा। ओके, सो अगर आपको समझने में थोड़ा बहुत दिक्कत हो, इसको आप थोड़ा रिवर्स करके अब दोबारा इसको सुन लो एक बार, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली। सो व्हाट टू डू, सो दिस अ वेरी गुड प्रोग्नोस्टिक, एंड इस जगह में हमको या तो स्टैंड स्टिल हो जाए तो रिपीट करना है एक बार, या तो वी हैव टू डू नथिंग, इट विल गो टू क्योर। नाउ कमिंग टू द लास्ट ऑब्जर्वेशन, द ऑब्जर्वेशन नंबर 12। नाउ हियर द सिम्टम टेक द रॉन्ग डायरेक्शन। कैसे, मतलब आपने मेडिसिन दिया, पेशेंट आपके पास दोबारा आए और बोले कि डॉक्टर साहब कुछ ऐसा सिम्टम्स बता रहा है, कुछ ऐसा कंडीशंस बता रहा है जो पहले नहीं था, और बेसिकली देखा जाए कि ऐसा कुछ चीज़ वो बता रहे हैं जो कुछ दूसरा मैज़म भी इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे जो है कि मेडिसिन इज़ रॉन्ग, आपने अगर कोई गलत मेडिसिन दिया या आपका मेडिसिन चॉइस करने में या मैथमेटिक बैकग्राउंड के आधार पर आप कोई मेडिसिन दे रहे हो और वहाँ पे आपका चॉइस गड़बड़ हो गया, गलत हो गया,
तो क्या होगा कि कभी ऐसा भी होगा कोई पुराना छुपा हुआ प्रीडोमिनेंट मियाज्म ये उभर के सामने आ गया, कुछ ऐसा सिम्टम आएगा जो कुछ दूसरा मियाजमेटिक ट्रीटमेंट, दूसरा लाइनअप ऑफ ट्रीटमेंट डिमांड करेगा। इस जगह पे आपको क्या करना है, यू हैव टू रेक्टिफाई द टोटल प्रेस्क्रिप्शन, आपको शुरू से केस लेना है और आपको प्रॉपरली जो है मेडिसिन देना है। सो दिस एंड और अगर ऐसा आपको लगता है कि हाँ ये थोड़ा सा ज़्यादा ही लग रहा है, तो यू हैव टू एंटीडोट द प्रीवियस मेडिसिन, क्योंकि उस मेडिसिन के कारण जो है ये रॉन्ग डायरेक्शन में ये मतलब डायरेक्शन ऑफ क्योर चला गया, वाइटलिटी डिस्टर्ब हो गया उस कारण से। तो यू हैव टू उसका एक्शन को स्टॉप करना भी जरूरी है। यू मे एंटीडोट द मेडिसिन एंड यू हैव टू चॉइस अ सिमिलर मेडिसिन इंस्टेड। ओके, सो इसमें मैं आपको ये थैंक यू देने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा कि ये जो 12 ऑब्जर्वेशन है, इसका जो क्वेश्चन है एकदम डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब द 12 ऑब्जर्वेशन ऑफ केंट, ऑफ डॉक्टर केंट फ्रॉम केंट्स फिलोसफी एंड एक्सप्लेन ईच ऑफ द। तो उसमें आपको क्या करना है कि आप बस ऑब्जर्वेशंस को लेकिन बिल्कुल विदाउट एनी कॉमा फुल स्टॉप सारे एकदम सही तरीके से लिखना होगा, और उसमें आपको उसका डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा कि पेशेंट को ऐसा कुछ कंडीशन में हम लोग मेडिसिन दिए, उसके बाद ये पेशेंट इस तरीके का बोल रहा है। यू कैन गिव वन एग्जाम्पल। उसमें हमको क्या समझ में आया, वेदर वी हैव डन राइट और रॉन्ग ये लिखो, और इसके बाद जो है कि हमको आगे क्या करना है ये लिखना है, व्हाट टू डू। सो इन्फरेंस एंड व्हाट टू डू। डॉक्टर केंट का जो 12 ऑब्जर्वेशन का जो चैप्टर है, इस चैप्टर में इस तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट इन्फरेंस एंड व्हाट टू डू इस तरीके से नहीं लिखा है, ये डिस्क्रिप्टिव लिखा हुआ। और अगर आप रेफरेंस बुक में जाओगे, चाहे दास सर का बुक में जाओ, चाहे नगन बाबू का बुक में जाओ, चाहे और कोई भी बुक में जाओगे, तो उसमें इसको पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। उस जगह में इसी चैप्टर से लिखा हुआ है। तो एक बात है कि जो स्टूडेंट ज़्यादा याद नहीं रख सकते हो, इनके लिए तो बहुत ही अच्छा सिस्टम है। अब मैंने शुरू में बताया, फिर से एक बार बता रहा हूँ कि आप ना देखो ऑब्जर्वेशन में क्या लिखा है, और आप फाइनली देखो कि हो क्या रहा है। सही हो रहा है तो आपका मेडिसिन सही है, अगर मेडिसिन सही है तो आपको डिस्टर्ब नहीं करना है उस केस को, वो क्योर में जाएगा। और अगर मेडिसिन सही नहीं, फाइनली अगर एग्रेवेशन है, इसका मतलब यह प्रॉपरली वो रिलीफ नहीं है पेशेंट को, इसका मतलब आपका मेडिसिन गलत है। मेडिसिन गलत है तो क्या करना है, उस मेडिसिन को चेंज करके नया मेडिसिन, जो सही मेडिसिन रिकेस्टिंग करके देना है। तो बहुत ही सिंपल से आप याद रखो कि आप बस ऑब्जर्वेशन को याद रखो, और फिर अपना कॉमन सेंस भी लगा सकते हो कि इस ऑब्जर्वेशन से हमको ये समझ में आ रहा है कि हमने मेडिसिन सही दिया या गलत दिया, और अगर सही दिया तो चलो उसमें कोई डिस्टर्ब नहीं करना, गलत दिया तो उसको रेक्टिफाई करना है। सो दिस इज द थिंग विच यू कैन गो। और आपको एक चीज़ और बताओ पढ़ने का तरीका। अपना सबसे पहले आप एक बार जो है कि एटलीस्ट आप केंट्स फिलोसफी खोल के अब देखोगे कि इस जगह पे आफ्टर दिस लेक्चर, जैसे कि मैंने जो स्लाइड में दिया है ये वहीं का एक्सट्रैक्ट्स है, और शुरू में 2 पेज जो है कि जो एग्रीवेशंस के बारे में बताया वो देखने के बाद देखोगे ऑब्जर्वेशन जो है इटैलिक्स में लिखा हुआ है। तो ये जो इटैलिक्स में लिखा हुआ है इसको आप एक बार ऑब्जर्वेशंस को पढ़ लो, और उसके बाद छोटा छोटा ऐसे बड़ा पैराग्राफ आपको मिलेगा, तो एक बार केन फिलोसफी से पहले पढ़ लो जो डिस्क्रिप्टिव दिया हुआ है, उसमें आपको एग्जांपल्स मिल जाएगा, उसमें आपको छोटे छोटे कुछ एक्स्ट्रा भी मिलेगा। जैसे एक जगह लिखा है डॉक्टर केन ने कि 38 पोटेंसी इज द लोएस्ट पोटेंसी, द बेस्ट पोटेंसी इन द लो पोटेंसी, उनके लिए वो था, वो देना है अगर देखा जाए तो कोई एग्रीवेशन ना हो। तो इस जगह पे आपको छोटे छोटे और भी बहुत सारी चीज़ मिलेगा। इसके बाद चाहे आप इसको एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप इसका नोट बना सकते हो, या तो कोई रेफरेंस बुक को फॉलो कर सकते हो जहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा है, ठीक है, या तो मेरे स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट लेके वो चीज़ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, वी विल गो फॉर अदर फिलोसफी लेक्चर इन माई अदर वीडियो लेक्चर्स। थैंक यू सो मच, विल मीट अगेन।